हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो ऑफ मिजो स्टडी वीडियो क्लासेस। भाई टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हिंदी में शायद इसे हम जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण कुछ इस टाइप से, मुझे याद नहीं है। बहुत टाइम पहले एक्चुअली 11th-12th मेरा हिंदी मीडियम से ही था, सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी इन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। बस कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं वो भूल गए, लंबा टाइम हो गया। इन IITs इट वाज लाइक दैट, ओनली इंग्लिश वाज द मीडियम और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। So after entering into IIT, it was like slightly difficult for me to recall all those Hindi terms. But anyway, moment of inertia एक बहुत ही नॉर्मल टर्म है जिसे हम सारे लोग समझते हैं। अच्छा, तो अब इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम कुछ भी अगर टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है क्या और हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, हमारा चैप्टर तो वही एक टॉपिक चल रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, उसी में हमने सेंटर ऑफ मास और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, अब देखिए, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमारे लिए वो लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन जो था उसमें इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए क्या? मास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की जो हमारे पास में एक एंटिटी थी, एक मोड था, वो मास का टर्म था। चाहे हमें उसका आपको फोर्स निकालना हो या फिर बाद में हम एनर्जी निकाल रहे थे जब, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंस मास की, MASS स्मॉल m मास की है आपके लीनियर मोशन में, वही इम्पोर्टेंस रोटेशनल मोशन में किसी और टर्म की है। ठीक, तो आइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ना कई बारी रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया। अब ये इनर्शिया वर्ड जो है ना, जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने हल्का सा डॉटेड किया, जरा पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो एक लाइन में पहले लिख देता हूं कि द रोल of mass in linear motion ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने दिया कि द रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन। ठीक, इसको जरा हम थोड़ा सा अभी ऐसे करके छोड़ देते हैं, इसको अभी एलैबोरेट करना है। ठीक, इज सेम, मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, इज सेम एज ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन। मुझे लगता है जो चीज हमें पता है उसके टर्म में अगर हम बात करें, सो इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर अस टू विजुलाइज एंड टू अंडरस्टैंड। क्या कहा हमने कि रोल जो मास का है लीनियर मोशन में, वो वैसा ही है जैसा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए जरा इसको समझते हैं। याद करिए, लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में मैंने खुद जो वीडियोस आपको दिए बनाए, उसमें मैंने कहा था कि इनर्शिया है क्या। बेसिकली 3 तरीके का इनर्शिया हमने डिस्कस किया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ही बेसिकली इससे जुड़ा हुआ था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक तरीके के इनर्शिया को दूसरे तरीके के इनर्शिया में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फोर्स की जरूरत है। ठीक, अच्छा, हम ये समझ चुके हैं अब तक कि रोटेशनल मोशन में फोर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंस है टॉर्क की। जो रोल फोर्स का था इसमें ट्रांसलेशनल मोशन या लॉज ऑफ मोशन के टाइम पे, वही रोल अब टॉर्क प्ले कर रहा है। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकता हूं कि एज इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, द rotation, this inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction
is somehow similar to moment of inertia or rotational inertia in case of rotational motion। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं फर्स्ट लॉ से, जहां पे हमने बात ही करी थी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, अच्छा जरा इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इन रोटेशनल मोशन इफ वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इवन वी नीड अ टॉर्क, इसी टर्म में मुझे बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या कह रहे थे, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन। तो अब चूंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉर्क है, तो हम ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन टू चेंज द रोटेशनल इनर्शिया वी नीड सम टॉर्क। ठीक, तो यहां पे मैं अगर ये कहूं कि जो रोल मास का था वही रोल यहां पे इनर्शिया का है, और जो रोल फोर्स का था वो रोल बेसिकली अब मिस्टर टॉर्क प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है कोई इतना मुश्किल काम ये नहीं है इसको विजुअलाइज करना। इसको मैं ना एक छोटे से बॉक्स में क्लोज कर देता हूं सो दैट आप इसको जब भी देखो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। अब एक डेफिनेशन है जो ट्रेडिशनल वे है डेफिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैं उस डेफिनेशन को छोटा छोटा वर्ड्स में लिख रहा हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली बच्चों इसे हमें याद ही रखना पड़ता है। ठीक है ना, आपको बार बार इसे पढ़ के या कैसे भी इसको आपको थोड़ा विजुलाइज करके याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं और आपसे स्कूल एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेशन, तो आपको एज इट इज़ बतानी पड़ेगी जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। आप क्या बुक से ज़्यादा जानते हैं? ठीक है, सिंपल भाषा में नहीं बताना है भाई। ओके, 3 इडियट्स मूवी याद है? चलो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। अच्छा, एक बड़ी यूजफुल मतलब एस्पेक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि ये ना वेक्टर है ना स्केलर है। ठीक है, ये टेंसर है। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कितने ऑर्डर का टेंसर वेक्टर है या कितने ऑर्डर का टेंसर स्केलर है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आपका स्केलर और वेक्टर दोनों भी पार्ट ऑफ अ टेंसर है। लेकिन हम इसके लिए सिंपली ये कह देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ना वेक्टर है ना स्केलर है बल्कि टेंसर है। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, आइए, इट इज गिवन बाय आई, मतलब ये इसका सिंबल है। ठीक, इसको चलिए थोड़ा सा ना कलर कर देते हैं। आई, ये इसका सिंबल है। इट इज गिवन बाय आई एंड इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अच्छा जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट इसके बारे में और लिख लेते हैं हम लोग। क्या? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, लेकिन उससे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैं बता दे रहा हूं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, अब देखिए बच्चों, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, वो एक्चुअली आई जो खुद है वो दिया जाता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से। अभी आर रेडियस हम कुछ नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे कि आर डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस है, वो भी डेफिनेशन में हम लोग करेंगे। ठीक, तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मास का टर्म है, एल लेंथ का टर्म है, टाइम कुछ भी नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज, आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर 0। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
चलिए इसको मैं क्लीन करता हूं यहीं से और उसके बाद मैं डेफिनेशन मेंशन करता हूं उस टर्म के नीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। यहां जो मैंने बताया वो आप उस डेफिनेशन के नीचे भी लिख सकते हो, उसके पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं ना वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो लिख रहा हूं। अब जरूरी ये है भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि अरे आप लोगों के पास बहुत सारी बुक्स होंगी या हम जो मटेरियल आपको ई बुक्स दे रहे हैं उसमें मिलेगा। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ सेइंग। हमें अगर हम एक वीडियो ये बना रहे हैं तो हमें इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए छोटे छोटे सेंटेंस में इसको लिखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ rigid body, movement of inertia of a rigid body about a given axis, about a given axis। अच्छा, नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि इन डेफिनेशंस को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि इसको छोटे छोटे टुकड़े में आप पढ़ो कई बार, ठीक है ना, जब भी टाइम मिले। तो एक बार में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट ये है कि धीरे 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 आपको ये आइडिया क्लियर होने लगेगा। मैं अभी पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद एक सिंपल डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि आप इजीली इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो आइए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मैंने कॉमा लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि अब छोटे छोटे सेंटेंसेस में इसको पढ़िए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है, अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज the sum of the products of masses, चलिए आगे लिखते हैं यहां पे, sum of the products of masses, moment of inertia of a rigid body, movement of inertia of a rigid body about a given axis of rotation is the sum of the products of masses and sum of the products of masses of the various particles, I think this is better, of the various particles, yes it is correct, sum of the products of masses किसके, of the various particles and squares of their squares, squares of their परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। आइए इसको फिर से पढ़ते हैं जरा, ठीक है। थी तो छोटी सी ही डेफिनेशन, देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मुझे लगता है यहां मुझे कॉमा लगाना चाहिए, रोटेशन इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स एंड स्क्वायर्स ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब ये डेफिनेशन आपके सामने है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हो कि जी विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके मासेस, कौन से पार्टिकल्स। आइए एक छोटा सा बड़ा अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पास में ही बना रहा हूं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलें, ये हो गया भाई मेरा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। अच्छा चलिए एक बॉडी ऐसे करके ले लेते हैं हम लोग, ऐसे बॉडी रखी हुई है, ठीक। अब मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग 3 डायमेंशनली कर देते हैं, तो इधर वाला x एक्सिस हो गया, ऊपर y एक्सिस हो गया, और आपके कैमरे की तरफ अगर मैं जाऊं तो z एक्सिस हो गया। तो थोड़ी देर ये अश्यूम कर लीजिए कि ये यहाँ पे z एक्सिस ऐसे है मेरे इस पोर्शन पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रख दिया, ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ठीक है, ये वो सिचुएशन है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड करके एक्सिस ऐसे करके चली जा रही है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। तो अब जरा देखिए, इसको सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसमें एक पार्टिकल है ये m1, एक पार्टिकल है m2, ठीक है, ये कहीं भी हो सकते हैं, m3। तो बच्चों इसी तरीके से होते करते मान लीजिए ये mn, इस तरीके से पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली। आप ये भी कह सकते हो कि जी मैं नहीं मानता इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन, चलो भैया इसको मान लेते हैं, y को मान लेते हैं। कोई कहता है कि जी मैं इसे भी नहीं मानता, तो जी इसे मान लो। भाई किसी न किसी एक्सिस के अलोंग तो मुझे घुमाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसके अलोंग हम लोग घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाली डिस्टेंस r1 है, ये वाली r2 है, ये वाली r3 है, ये वाली r4 है। जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जी हम तो इस रेड वाली के अलोंग घुमाएंगे, बड़ी अच्छी बात है भाई, चेंज तो करना ही चाहिए आपको। तो जी ये r3 हो गई, ठीक है, ये वाली r2 हो गई, बच्चों ये वाली r1 हो गई। देखते जाइए इस तरीके से, तो आपके पास में देखिए कितनी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी है, जहां मर्जी वहां घुमाओ। तो क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर अब मैं ये लिख रहा हूं कि I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, तो आप बोलोगे ठीक है, जो आपने यहां पे कहा उसी को आप यहां पे मैथमेटिकली राइट डाउन कर रहे हो, प्लस m2 r2 स्क्वायर। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स mn rn स्क्वायर, ठीक। कितने पार्टिकल्स थे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, होने दीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू समेशन सिग्मा, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 कहां तक, n तक, mi ri स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अब एक चीज और करते हैं हम लोग, बड़ी मजेदार। मेरे पास यहाँ पे, चलिए हम रेड कलर की ही या एक दूसरे पीले रंग की चौक यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये वाली जो मैंने अब ये बनाई है, थोड़ा थिक और थोड़ा सा बोल्ड टाइप की, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस वन। तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे उसकी मर्जी करे मूव करेगा। तो भाई अब डिस्टेंस कहां से लेनी है मुझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने स्क्वायर्स ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस करा है, ये नहीं कि कोई भी डिस्टेंस मैंने ले लेनी है, मुझे एक नॉर्मल डालना है उस पॉइंट से उस एक्सिस की जो लाइन ऑफ एक्शन आ रही है, ठीक है, और फिर वो डिस्टेंस मुझे कंसीडर करनी है विद स्क्वायर टर्म। तो ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारा निकला अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हुए। आइए, मुझे लगता है ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। और भाई ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी, जो मैं रब कर रहा हूँ, ये नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर क्या है, आपके वीडियो का पार्ट है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक्चुअली पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बच्चों दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या,
थ्योरी या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है इटसेल्फ, और उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका दो थ्योरम है इसमें, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर वो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोथ वी आर इन अ पोजीशन टू से यस वी हैव द बेसिक आइडिया इन क्लियर फॉर्मेट, तो हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से रिजॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जो डायग्राम मैंने बनाया था वो डायग्राम मैं तो 3 डायमेंशनली ही आपको विजुलाइज करने को बोल रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो डायग्राम था वो 2 डायमेंशनली तो बना ही था। तो अगर मैं चाहूं तो मैं फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, और इस तरीके से हम फॉर्मूले को कई बार लिखेंगे भी। ठीक है, दैट इज समेशन i इज इक्वल टू 1 टिल n, कहां से कहां तक भाई, n तक। ठीक, अब आइए जरा mi, mi का मतलब मोबाइल फोन नहीं है, mi का xi स्क्वायर yi स्क्वायर, इस टाइप की चीज आती चलेगी। तो हम चाहें तो एक्स वाई जेड के टर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इट इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये चीजें जब हो गई तो अगर आपने इस चैप्टर को कभी पहले पढ़ा हो, मान लीजिए आप 12th में हैं, 12th पास आउट हैं, तो आपने डेफिनेटली ये चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आप अभी अभी 11th में आए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक टर्म आता है जिसका मैं नाम लिख रहा हूं। एक कैरेक्टर था एक बड़ी अच्छी सी कार्टून सीरीज में, इट वॉज आई थिंक डोनाल्ड डक, उसमें था एक कैरेक्टर ज़ाइरो। ठीक है, तो ज़ाइरो आई थिंक वो पायलट होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी प्लेन को बहुत सेफली ड्राइव करता है। तो हमारा एक टर्म है रेडियस ऑफ, ऊपर हेडिंग डालते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जायरो नहीं जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज गिवन बाय के। ठीक, द रिलेशन, अभी मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, डोंट वरी। द रिलेशन बिटवीन I and K is I is equal to mk स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस रिलेशन से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी रिलेशन के आते आते गलतियां करते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं बताई हैं। मैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले आपको वो दोनों थ्योरम बताऊंगा, डेफिनेटली किसी दूसरे वीडियो में, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर नॉट क्लास 11th स्टूडेंट बट you are preparing for competitive exams and you already completed this entire syllabus, say you are in 12th or you are 12th pass out, तो हमें क्या है कि कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज फॉर रेगुलर शेप बॉडीज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सॉलिड स्फेयर की 2 पॉसिबिलिटीज, हॉलो स्फेयर की 2 पॉसिबिलिटीज, एक आपका डिस्क हो गया, आपकी रिंग हो गई, इस टाइप के जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, थिन रॉड हो गई, सिलेंडर हो गया, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आता है और डायरेक्ट उसमें वैल्यू गिवन है तो अब आप ये नहीं कर सकते हो कि चलो भाई पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। नो, दैट इज गोइंग टू बी मेयर वेस्टेज ऑफ योर प्रीशियस टाइम।
ठीक, चलो देखते हैं गलती क्या होती है। गलती ये होती है, आप ये लिख देते हो I इज इक्वल टू mk², ये रिलेशन है, ठीक है। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट मैं यहां लिख देता हूं, बट I इज इक्वल टू mr²। अच्छा, अब इसको लिखने के साथ ही आप लोग पता है क्या लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं mr² इज इक्वल टू mk², और mm को आप कैंसिल कर देते हैं, और तब आप कहना शुरू करते हैं r इज इक्वल टू प्लस माइनस √k। ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे, ठीक। क्या करना है, देखिए, मान लीजिए मैं सॉलिड स्फीयर का केस लेता हूं, ठीक। ये नहीं करना है मुझे, क्या करना है वो देखो। लेट नॉट लेट, इट्स अ फैक्ट, मैं उस वैल्यू को डायरेक्ट यूज करूंगा। फॉर अ सॉलिड स्फीयर, फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने कट करके इसीलिए अभी तक बिगाड़ा नहीं है, वरना मैं इसको रब करके यहां लिख सकता था, लेकिन मुझे कुछ शो करना है। फॉर अ सॉलिड स्फीयर I इज इक्वल टू 2/5 mr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। और ये किसके अलोंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है उसके डाया के अलोंग, फाइन, उसके डायमीटर। तो चलिए एक छोटे से डायग्राम के थ्रू इसको मैं शो कर देता हूं बच्चों। ये सॉलिड स्फीयर है और ये हमारी इसकी रेडियस है r, ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके अलोंग निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर अ हॉलो स्फीयर, ये वैल्यूज अभी मैं SPHE, ये वैल्यूज अभी मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको लिख दूंगा एक टेबल फॉर्मेट में, अब उसको आप थोड़ा सा ना बार बार थोड़ा पढ़ के याद रखेंगे। फॉर अ हॉलो स्फीयर I इज इक्वल टू 2/3 mr², ठीक है। इसी उस पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, r इसकी रेडियस है, और हॉलो अगर होगा इसी तरीके से तो 2/3 mr² होगा। अब आओ जरा देखते हैं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर मैं दोनों की निकालूं, मतलब इसकी भी और हॉलो की भी, तो सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर का अगर केस लेते हैं, तो सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चों मैं लिखूंगा 2/5 mr² इज इक्वल टू mk²। कैंसिल, तो भाई k बराबर क्या मिलेगा मुझे, k बराबर मिलेगा √2/5 r। जरा देखिए हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए यही हो जाएगा 2/3 mr² इज इक्वल टू mk²। तो यहां से बच्चों k बराबर मुझे मिल जाएगा √2/3 r। अब आप जरा डिफरेंस देखो, ठीक है, ये रिलेशन और ये रिलेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे हमने रखा है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है कि आपको एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज को कंसीडर करते हुए इस टर्म को एलिब्रेट करना है। तो देखिए, एक हॉलो स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अगर ये है, तो वहीं पे एक सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू दूसरी है। और अगर मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं टेंजेंट ले लूं, इधर मेरे पास कुछ स्पेस है बोर्ड पे, तो मैं थोड़ा इधर की तरफ आ रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। जो अभी मैंने कंसीडर करा है, एक सॉलिड स्फीयर मेरे पास है, तो ये जो है ये है 2/5 mr², ठीक।
अच्छा, मान लीजिए इसी सॉलिड स्फीयर की जो एक्सिस है रोटेट करने की, वो बच्चों ये हो गई टेंजेंट बनाते हुए। तो जानते हैं अब इसमें लगेगी पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सो दैट वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वैल्यू यूजिंग दोज थ्योरम्स, बट राइट नाउ हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या यूज करके इसको निकाल रहे हैं? तो हम कहेंगे कि 2/5 mr² प्लस mx²। अब भाई x² क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे इस सॉलिड स्फीयर को हिंज किया गया है। तो देखिए इतनी डिस्टेंस किसके बराबर है? r के, तो mr² हो गया। सो 2/5 mr² प्लस mr², तो भाई ये हो जाएगा 7/5 mr²। अब देखिए सॉलिड स्फीयर का जो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है अबाउट इट्स एनी डायामीटर, उसकी वैल्यू देखिए क्या निकल रही है। लेकिन अगर उसी सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एनी रोटेशन एक्सिस विच इज टेंजेंट, जो बाहर से पास हो रही है, उस पर अगर हम देखें तो हमारा कुछ और हो जाएगा। तो ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है भाई, ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और रेडियस की वैल्यू पे। अच्छा, एक चीज और इसमें सोचने वाली है इस पूरे डिस्कशन में, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो खाली मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। ठीक, तो पहले मैंने आपको ये जो समझाया ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद मैंने आपको एलेबोरेट किया रेडियस ऑफ जायरेशन। फाइन। एक्चुअली कई बारी इसकी डेफिनेशन भी एज इट इज पूछ ली जाती है, तो हम लोग थोड़ा सा ना उस पर भी ध्यान दे लेते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई तो हम बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे। चलिए बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, K is defined as, इसका मतलब जानते हैं क्या है? मैंने वो सेंटेंस नहीं लिखा, रेडियस ऑफ जायरेशन K is defined as, मैंने सिंपल K लिख दिया, बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। K is defined as distance from axis, distance from axis of rotation, axis of rotation, ROTATION, radius of gyration K is defined as distance from axis of rotation at which if whole mass of the body, if whole mass of the body were supposed, एक्चुअली थोड़ा सा ना इन डेफिनेशंस में जो टर्म्स यूज होते हैं, वर supposed to be concentrated, were supposed to be concentrated, were supposed to be concentrated, were supposed to be concentrated, the moment of inertia, the moment of inertia concentrated, the moment of inertia would be same as, एक्चुअली मैं एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को क्विकली। इन डेफिनेशंस को अगर आप कई बार पढ़ते हो ना, तो होता क्या है कि इनको कई बार पढ़ने के बाद
आप एक लाइन लिखो, फिर से बोलो, आपको अपने आप दूसरी लाइन याद आएगी, फिर से जितना लिखा उतना पढ़ो या बोलो, आपको अगली लाइन याद आएगी, समथिंग लाइक दैट, वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो मूवमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच if whole mass of the body were supposed to be concentrated, the moment of inertia would be same as of the mass of body in the form of the constituting particle, same as of the mass of body in the form of the constituting particles of the constituting particles। ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं। व्हाट इज मशीन? मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुलक्रम, पुलिस, लाइक दैट, ऑफ द मास ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द constituting, आई थिंक दिस शुड, आई डोंट नो, constituting particles। फाइन, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, एंड फर्दर एलिबरेशन उसका मैंने आपको वो भी शो कर दिया। एक चीज मैं यहां से कर सकता हूं, वो ये कि mk स्क्वायर इज इक्वल टू mi ri स्क्वायर, चलिए 1 कर लेते हैं बजाय i के, 1 प्लस कहां तक जाना चाहिए भाई मुझे? mn rn स्क्वायर। अच्छा, तो अगर मैं चाहूं तो एक रिलेशन लिख सकता हूं, k इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, तो ये वो रिलेशंस हैं। ठीक है, जब अभी हमने जो दो एक नए टर्म्स हमने समझने की कोशिश करी। ठीक, एक टर्म हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा टर्म हमारा है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब आगे मैं फर्दर जब भी कोई वीडियो प्रिपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए यहीं पे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। विद दिस होप कि आप कुछ हद तक इसको रिवाइज करोगे, जरूर 1-2 बार पढ़ोगे ये दोनों डेफिनेशंस। बच्चों कोशिश करना याद करने की, ठीक है, खास करके अगर आप क्लास 11th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं। तो विद दिस पॉजिटिव होप कि आप रिवाइज करोगे, आप अपना भी बहुत ध्यान रखोगे। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।